जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 3 जुलाई 2021, दिन हो चुका है शनिवार। तो जानेंगे आज की बड़ी खबरें। किस बड़े मंत्री ने दिया इस्तीफा, कौन जा रहा है ओलंपिक में और किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही जानेंगे सराफा बाजार का हाल और मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सबसे बड़ी और पहली खबर पर। सबसे बड़ी और पहली खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जो तत्कालीन सीएम हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। पिछले 10 मार्च को ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले तीरथ सिंह रावत ने आज शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इससे पहले तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में रुके तीरथ सिंह को शुक्रवार दोपहर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके विधानसभा उपचुनाव में आ रही संवैधानिक अड़चन की जानकारी देते हुए साफ कर दिया था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। इसके बाद तीरथ सिंह अपने इस्तीफे की पेशकश का पत्र सौंप देहरादून लौट आए थे। शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राजभवन पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया। नया नेता चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक शनिवार दोपहर 3 बजे देहरादून में बुलाई गई है। तय है इस बार नए नेता का चयन विधायकों में से ही किया जाएगा। अगली खबर आ रही है बिहार से। सरकार करने जा रही है संशोधन। 2026 के चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले होंगे अयोग्य। सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा और कठोर कदम उठाने जा रही है। ये पटना में हो रहा है। और पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव में 2 या उससे अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित करने का मसौदा तैयार कर रही है सरकार यह प्रावधान आम पंचायत चुनाव 2021 में लागू नहीं करेगी, लेकिन किसी कारणवश अगर चुनाव टलता है तो फिर 2 से अधिक बच्चे वालों पर यह कानून लगाया जाना तय है। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे उजागर हो चुके हैं। पाकिस्तान अपनी परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों ने इस बारे में आगाह भी किया है। पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे एक बार फिर सामने आए हैं। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक मजबूत परमाणु क्षमता विकसित कर रहा है। इससे एक भीषण परमाणु युद्ध लड़ा जा सकता है। हालांकि वह आंतरिक सुरक्षा के गंभीर चुनौतियों से भी जूझ रहा है, जिससे उसके परमाणु शस्त्रागार को खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की यह मूर्खता एक होड़ को जन्म दे सकती है। इसलिए हथियारों की होड़ को रोकने के लिए उपमहाद्वीप में एक हथियार नियंत्रण समझौते की जरूरत है। तो अगली बड़ी खबर आ रही है इसरो से रिलेटेड। इसरो के 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का अधिग्रहण करेगी NSIL। मतलब अब इसरो भी एक हद तक प्राइवेट होने जा रहा है। दोस्तों, देखते हैं इसरो के बारे में क्या ये खबर आई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो प्रमुख सिवन ने शुक्रवार को, ये कल की बात है, कल उन्होंने एक बयान जारी किया था। उस बयान में उन्होंने बताया देर शाम को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का अधिग्रहण करेगा। ये सैटेलाइट GSAT-20, GSAT-22 और GSAT-24 है। इसरो द्वारा निर्मित सैटेलाइटों का मालिक और ऑपरेटर कंपनियां होगी। अंतरिक्ष विभाग के तहत नवगठित नवसार्वजनिक क्षेत्र की देश की पहली अंतरिक्ष इकाई NSIL को अन्य सैटेलाइट के ट्रांसफर से जुड़े सवाल पर सीएम ने बताया कि हम लीज पर ट्रांसफर करने के बारे में विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि NSIL भी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी में लॉकडाउन से बड़ी राहत। 5 जुलाई से सिनेमा हॉल, जिम, स्टेडियम भी खुल जाएंगे। गाइडलाइन जारी रहेगी और गांव और कस्बों में लगाए जाएंगे हेल्थ ATM। कोरोना की दूसरी लहर में कम होते केसेस को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों से जुड़े नियमों में राहत दे दी है। अब यूपी में 5 जुलाई से सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम भी खुल सकेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि गाइड की बैठक में जारी रहेगी। यह फैसला लिया इसके गाइडलाइन है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर पर अगली बड़ी खबर आ रही है केंद्र से। मोदी मंत्रिमंडल का मेगा विस्तार, मतलब मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट का अगले 2-3 दिन में विस्तार हो सकता है। अभी 53 मंत्रीज है और 28 और बढ़ाने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले 1-2 दिन में विस्तार किया जा सकता है। यह फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार होगा। NDTV के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जा सकता है।
तो चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है गुजरात से। देश का पहला रोड सोलर प्रोजेक्ट बड़ौदा में तैयार हो रहा है। वडोदरा में हर साल 14 लाख यूनिट बिजली उत्पादन कर बचाएगा 87 लाख रुपए का खर्च 27.4 करोड़ रुपए में हुआ है तैयार। वडोदरा के अकोटा दांडिया बाजार ब्रिज रोड पर 27.4 करोड़ रुपए खर्च से तैयार किए गए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का गुरुवार को राज्य के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल के हाथों लोकार्पण किया गया। इस रूफटॉप सोलर प्लांट द्वारा प्रतिदिन 3930 यूनिट बिजली जनरेट होगी। तो बड़ौदा में ऊर्जा बचाने का और पैदा करने का बहुत अच्छा यह कार्य किया जा रहा है दोस्तों, इसके लिए हमें सराहना चाहिए बड़ौदा के इस कार्य को। तो एक तरफ बिजली बनाने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ बिजली की किल्लत है। उसी से जुड़े हमारी अगली खबर है पंजाब से। पंजाब में बिजली की भारी किल्लत हो चुकी है। पंजाब में 14 घंटे का पावर कट झेल रहे हैं पंजाब के निवासी। धान रोपाई कर रहे किसान सबसे ज्यादा परेशान है। बिजली निगम के कर्मचारियों की हड़ताल ने ये मुसीबत को बढ़ाया है। झुलसा देने वाली भीषण गर्मी के बीच पंजाब में बिजली आपूर्ति का संकट भी गहरा हो चुका है। हालत यह है कि लोगों को 14 घंटे के पावर कट झेलने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित किसान तबका है जो धान की रोपाई का काम शुरू कर चुका है। एक ताज़ा आंकड़े के मुताबिक बिजली आपूर्ति में 1330 मेगावाट की कमी दर्ज की गई है। बिजली कटौती का कारण बिजली निगम के कर्मचारियों की हड़ताल को माना जा रहा है। हड़ताल के कारण मेंटेनेंस का काम ठप होने के कारण ये आपूर्ति हुई है और बिजली के क्षेत्र में पंजाब में गड़बड़ी आई है। तो इसी बिजली पर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। और अगली जो खबर है इसी से रिलेटेड है। नवजोत सिंह सिद्धू जो केंद्र से मुलाकात करके आए हैं प्रियंका गांधी राहुल गांधी से 2 दिन पहले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू फिर खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने आ गए हैं। इस बार मुद्दा पंजाब में महंगी बिजली और पावर कट का है। सिद्धू ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए और कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री सही दिशा में चले तो बिजली कटौती की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर आ रही है चंडीगढ़ से। ग्राहक के हक में हुआ है फैसला। कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो कंज्यूमर कमीशन में गुहार लगाई। कार कंपनी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, एक कस्टमर की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन 2 ने ऑटोपेस नेटवर्क पर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया है। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि कार में आ रही दिक्कत को बिना पैसे ठीक करे और उस पर हुए खर्च जो 20,190 रुपए है शिकायतकर्ता को वापस दे। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 41 के निवासी 64 साल के कुलदीप सिंह ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित ऑटोपेस कंपनी और सुजुकी के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि 26 अप्रैल 2017 में उन्होंने सुजुकी से बलेनो कार खरीदी थी। 4,667 किलोमीटर चलने के बाद कार में खराबी आने लगी थी। तो ये शिकायत उन्होंने करी थी और शिकायत पर वो जीत भी चुके हैं। तो दोस्तों कभी आपके साथ भी ऐसा होता है तो डरे नहीं, कंज्यूमर फोरम की जरूर मदद लें। तो दोस्तों इस बात पर एक लाइक तो बनता है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट आपकी कभी भी मिस ना हो। कॉमन मैन मीडिया यानी CMM न्यूज़ आम आदमी का मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपडेट रहें। तो अगली खबर आ रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम के बारे में। विवादों में आ गई है यामी गौतम। खाते में बिना जानकारी विदेशी पैसों के लेन देन का शक हुआ है। ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। 7 जुलाई को बुलाया है यामी गौतम को। ईडी ने अभिनेत्री को पूछताछ के लिए तलब किया है। यह समन उन्हें FEMA विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कथित अनियमितताओं के संबंध में भेजा गया है। एक्ट्रेस को 7 जुलाई की सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि यामी के बैंक अकाउंट से करीब 1.5 करोड़ रुपए के बराबरी विदेशी मुद्रा का लेन देन हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने अधिकारियों को सूचित नहीं किया था। इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन पर संदेह जताते हुए ईडी ने यह समन जारी किया है। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस को समन भेजा जा रहा है। यह ईडी का दूसरा समन है। तो चलते अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। दरभंगा ब्लास्ट में गिरफ्तार भाइयों के फौजी पिता ने पुलिस से पूछा कि मेरे बेटों ने रॉ के लिए पाकिस्तान में रहकर सेवाएं दी, क्या यही उनका गुनाह था? दरअसल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में NIA ने एक दिन पहले हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के
कैराना के रहने वाले 2 सगे भाइयों इमरान मलिक व नासिर मलिक को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से संबद्ध होने व दरभंगा ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है। हालांकि इस मामले में अब नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। दोनों आरोपियों के रिटायर्ड फौजी पिता ने कहा है कि रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ के इशारे पर ही उनके बेटों को फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वे दोषी है तो उन्हें सरेआम गोली मार दी जाए, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो कृपया उनकी जान बख्श दी जाए। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है एमपीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। मध्य प्रदेश से ये खबर आ रही है। एमपीपीएससी का जो एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को 2 सत्रों में होगी। पहला पेपर सुबह 10 बजे, दूसरा पेपर 2:15 बजे से 12 जुलाई को साइट पर अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की संशोधित तिथि शुक्रवार को जारी कर दी थी। 2 सत्रों में होने वाली यह परीक्षा अब रविवार 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। सामान्य अभिरुचि परीक्षण का दूसरा पेपर दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगा। प्रवेश पत्र 12 जुलाई से आयोग की वेबसाइट पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगली बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल की खबर एमपी से आ रही है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी है। पहले हमने न्यूज़ में देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ा पद मिल सकता है क्योंकि मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है। तो सिंधिया का केंद्र मंत्री बनना लगभग अभी तय हो गया है। मोदी दे सकते हैं रेलवे की कमान। एमपी से थावर चंद फग्गन सिंह में से एक को ड्रॉप किया तो विजय वर्गीय को भी शामिल कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में पिछले साल मार्च में कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा जल्द ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद दिया जाना लगभग तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रेलवे की कमान दे सकते हैं। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गवासी माधवराव सिंधिया भी राजीव गांधी सरकार में 3 साल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे हैं, जिन्होंने रेलवे की कमान संभाली थी। अब उनका बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शायद भाजपा जल्द ही रेलवे मंत्री बना सकती है। तो अगली बड़ी मीठी खबर है इंदौर से यह खबर आई है कि अब आपको फ्लेवर में शहद मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुदरती रीत से शहद में हर फ्रूट्स का अब फ्लेवर आ सकता है। इंदौर के युवा उद्यमी हैं हेमेंद्र सिंह जादौन। उन्होंने बताया है कि वह ये शहद बना सकते हैं और उन्होंने ये शहद बनाकर भी दिखाया है। इस इंदौरी शहद की कीमत 3 लाख रुपए है। उद्यमी हेमेंद्र सिंह जादव ने शहद के उत्पादन में अनूठा प्रयोग किया है। वह अपनी मधुमक्खियों को देश के अलग अलग शहरों में ले जाकर इनसे अलग अलग फ्लेवर का शहद बना रहे हैं। नागपुर में संतरा, बिहार में लीची, मध्य प्रदेश के गुना में धनिया, उत्तर प्रदेश में बेर, महाराष्ट्र में जामुन, राजस्थान में सरसों फ्लेवर का शहद तैयार कर रहे हैं। जादौन अपनी मधुमक्खियों के बक्सों को ट्रक के जरिए देश के उन क्षेत्रों में ले जाते हैं जहां अलग अलग खेती होती है। अब जादौन अपनी मधुमक्खियों को लेकर कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहां केसर फ्लेवर का शहद तैयार किया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर पर जाते हैं। अगली खबर है राजस्थान से। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। 75,000 दर्शकों की क्षमता होगी। प्रोजेक्ट के लिए जेडीए ने राजस्थान क्रिकेट एकेडमी को 40 हेक्टेयर जमीन की लीड डीड दी है। गुजरात के अहमदाबाद में बने मोटेरा स्टेडियम के बाद अब राजस्थान क्रिकेट अकादमी जयपुर में बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है। इस स्टेडियम के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने आज 40 हेक्टेयर जमीन आरसीए के नाम की है, जिसकी लीड डीड शुक्रवार को आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को जेडीए के कमिश्नर गौरव गोयल ने सौंपी थी। जयपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर जयपुर दिल्ली बाईपास चौक में यह जमीन दी गई है। इस जमीन पर आरसीए इसी साल स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है। स्टेडियम की डिजाइन का एक ड्राफ्ट भी आरसीए ने तैयार किया है। गहलोत ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर आरसीए 300 करोड़ रुपए खर्च करके स्टेडियम और अन्य दूसरी सुविधाएं विकसित करेगा। तो चलते हैं अगली मुख्य समाचार पर। अगली खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से। बंगाल हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट का सख्त रवैया अभी देखने को मिला है। सभी पीड़ितों के केस दर्ज करने का आदेश भी दिया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तख्त रुख
इख्तियार करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि वह हिंसा पीड़ितों के सभी मामले प्राथमिक रूप से दर्ज करे। अदालत ने राज्य सरकार के सभी पीड़ितों घायलों की चिकित्सा सुविधा निश्चित करने और राशन कार्ड न होने पर भी प्रभावितों के लिए राशन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। तो अगली खबर है किसान आंदोलन के रिलेटेड। बिजली कट व महंगाई के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे रेट को लेकर केंद्र के खिलाफ किसानों ने यहां डीसी दफ्तर के आगे धरना देकर रोष प्रदर्शन किया है। धरने की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने की। किसानों ने गुरुद्वारा श्री दुख निवारण से थापर यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाली सड़क के एक हिस्से को पूर्ण तौर पर बंद कर दिया, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट करना पड़ा। यूनियन के जिला प्रधान मंजीत सिंह न्याल ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के बढ़ रहे रेट का असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर रसोई गैस व विभिन्न जरूरी चीजें महंगी होती जा रही है, जिसके चलते गरीब व्यक्ति का घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है। तो चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है ट्विटर से रिलेटेड। अफवाहों पर अब लगेगी रोक। ट्विटर ने डिजाइन किया नया लेबल। गलत जानकारी फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर गलत और अफवाह फैलाने वाले ट्वीट के प्रसार को रोकने के लिए एक नए लेबल डिजाइन की टेस्टिंग कर रही है। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो यूजर को किसी भी टॉपिक पर अपने विचार रखने और शेयर करने की आज़ादी देता है, लेकिन आजकल इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए भी किया जाता है, जिस पर रोक पाने के लिए कंपनी नए लेवल पर काम कर रही है। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर है गूगल से रिलेटेड। गूगल लाएगा एक नया ऐप, ऑनलाइन दर्ज करेगा सभी के मेडिकल रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, अब गूगल मेडिकल क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाने जा रहा है। अब हमारा सारा डेटा तो गूगल के पास है ही, लेकिन हमारी मेडिकल हिस्ट्रीज और मेडिकल डेटा भी गूगल के पास होगा। गूगल एक नए ऐप पर काम कर रही है जिसकी जल्द लॉन्चिंग की जा सकती है। यह ऐप लोगों को ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करने की सुविधा देगा। ऐप यूजर की मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड अलग अलग हेल्थ केयर फैसिलिटी से कलेक्ट करेगा। ऐसे में यूजर एक सिंगल क्लिक पर अपने हेल्थ डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में एयरटेल ने ब्लैक सर्विस अपनी लॉन्च कर दी है, जिसमें सिंगल रिचार्ज में चलेंगे घर के सारे टीवी, मोबाइल और इंटरनेट। दोस्तों, एयरटेल ने अपनी एयरटेल ब्लैक सर्विस लॉन्च की है। यह एयरटेल का ऑल इन वन सॉल्यूशन है, मतलब सिंगल रिचार्ज में आप अपने घर के टीवी, मोबाइल से लेकर ब्रॉडबैंड सारी डिवाइसेस एक साथ एक ही रिचार्ज में चला पाएंगे। एयरटेल ब्लैक प्लान को 3 भागों में बांटा गया है: ऑल इन वन, फाइबर प्लस मोबाइल एंड डीटीएच मोबाइल। तो सुविधा के लिए ये चीज़ अच्छी है, लेकिन एयरटेल ने कल ही अपने चार्जेस बढ़ाने की बात करी थी। तो चलते हैं अगली खबर पर। ये खबर है भारत की दमदार नारी पर। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई जा रही है ओलंपिक में। भारतीय वेट लिफ्टर ने कहा कि पिछली बार अनुभव कम होने के कारण वह मेडल नहीं जीत सकी थी। इस बार सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। 26 साल की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू दूसरी बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। 2016 रियो ओलंपिक में वह क्लीन एंड जर्क में मेडल नहीं जीत सकी थी। इस बार वे 49 किलो वेट कैटेगरी में मेडल की प्रबल दावेदार है। मीराबाई वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में नंबर 4 पर काबिज है। उन्होंने कहा कि पिछली बार वे अनुभव की कमी से मेडल नहीं जीत सकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने काफी तैयारी की है और सफलता उनको जरूर मिलेगी। तो अगली खबर में बात करते हैं भारत की तैराक बेटी की। टोक्यो जाएंगी स्विमर माना पटेल। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली महिला तैराक बनी है। भारत की महिला स्विमर माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वे ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला तैराक है। उन्होंने यूनिवर्सलिटी कोटा से यह कामयाबी हासिल की है। इस कोटे से महिला और एक पुरुष एथलीट को ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन मिलता है। इससे पहले 2 भारतीय स्विमर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसमें श्रीहरि नटराजन और साजन प्रकाश शामिल है। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने माना को बधाई दी है। अगली पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। छोटी उम्र में बड़ी सोच का ये जादू है। औरंगाबाद की मिर्जा मरियम ने मोहल्ला लाइब्रेरी की शुरुआत की है। वह चाहती है कि बच्चे खेलने की बजाय किताबें पढ़कर समय का सही इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बच्चों के लिए 11 नई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। इसका श्रेय 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली मिर्जा मरियम को दिया जाता है। ये लाइब्रेरी औरंगाबाद की झुग्गियां बस्तियों में स्थित है। मरियम के कलेक्शन में 500 किताबें हैं। इनमें से कुछ किताबें युवाओं की पसंद
के अनुसार भी रखी गई है। इस होनहार बच्ची ने बताया कि इतने लंबे समय से स्कूल बंद होने की वजह से अधिकांश बच्चे घर में अपना समय खेलकर बिता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इस छोटी सी बच्ची ने बहुत ही पॉजिटिव काम किया है, लाइब्रेरी बनाकर और पढ़ाई को प्रावधान दिया है। तो अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की भर्ती की। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में भर्तियां निकली है। सरकारी नौकरी की ड्राफ्ट्समैन फीटर समेत विभिन्न 1388 पदों के लिए 10वीं एवं 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 4 जुलाई आवेदन की आखिरी तारीख है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के विभिन्न 1388 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले 2 दिनों में पूरी होने वाली है। इच्छुक कैंडिडेट्स जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे 4 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कंप्रेसर अटेंडेंट, कंपोजिट वेल्डर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, फीटर स्टोर कीपर समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन और जो फॉर्म्स आप इसकी ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर भर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जानते हैं हाल सर्राफा बाजार और सोने चांदी के भाव का। भारत के घरेलू बाजार में शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में बदलाव दर्ज किए गए। 2 जुलाई को सोने की कीमतों में मामूली बढ़त देखी गई, वहीं चांदी के भाव में फिसलन दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी कीमतों के मुताबिक 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का भाव 138 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 47,401 रुपए पर पहुंच गया है। पिछले कारोबारी दिन सोने का बाजार 47,263 रुपए पर बंद हुआ था। शुक्रवार को चांदी बाजार में सस्ता हो गया और 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 68,720 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले 69,160 रुपए पर बंद हुआ था। तो अब जानते हैं मौसम का हाल और वेदर रिपोर्ट। मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है। दिल्ली एनसीआर में बदला है मौसम का मिजाज। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने आपके राज्य में मौसम का हाल क्या रहेगा। दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार शाम को बारिश दर्ज की है। मौसम के अचानक करवट बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल रही है। मौसम ठंडा होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तेज बारिश के चलते कई इलाकों की बिजली चली गई है। बीते कुछ दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी से हर कोई परेशान था। दिल्ली एनसीआर से मॉनसून भी रुक गया था। वहीं मौसम विभाग ने एक और अनुमान लगाया था कि जुलाई की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन जुलाई के पहले ही दिन जिस तरह की गर्मी पड़ी उसने 89 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन जुलाई के दूसरे दिन दिल्ली के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को राहत भी दी है। उत्तर प्रदेश से असम तक एक मानसून ट्रफ एक विस्तृत कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी से तेज नम दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के आने की उम्मीद है, जो अगले कुछ दिनों के लिए पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश, भारी बारिश के साथ बहुत भारी बारिश लाएगी। इस दौरान असम, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ और जल भराव का खतरा बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के लिए बिहार, उत्तरी बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ व्यापक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। साथ साथ 2 और 3 जुलाई को असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान है। सिक्किम, असम और मेघालय को शुक्रवार और शनिवार के लिए रेड अलर्ट के तहत रखा गया है। यहाँ हो सकता है बाढ़ का खतरा। मानसून सीजन को 1 महीना पूरा हो रहा है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है। कोसी और ब्रह्मपुत्र को क्रमशः बिहार और असम का शोक कहा जाता है। इन नदियों और नारायणी, बागमती, कमला और गंडक जैसी नदियों में बाढ़ की स्थिति इस साल पहले से गंभीर है। इसके अलावा अगले 5 दिनों के लिए भारी मानसूनी बारिश के पूर्वानुमान से पूरे क्षेत्र में स्थिति और खराब होने की संभावना है। बिहार में भी भारी बारिश की चेतावनी और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और टुडे न्यूज़ अपडेट यही समाप्त होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए CMM News 24 को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर रोज़ की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगल में रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।